एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ ममता वर्मा और हम कंटिन्यूसली जो सीरीज़ कर रहे थे लिटरेरी थ्योरी की, उसमें हमने लास्ट क्लासेस की थी जिसमें हमने मिखाइल बाख्तिन को पूरा किया था जो स्ट्रक्चरलिज्म से है। ठीक है, सो आज हम रोलैंड बार्थ करते हैं जो स्ट्रक्चरलिज्म की ग्रेट थियरिस्ट हैं। ठीक है, सो रोलैंड बार्थ थी, ये फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक थी, फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक। सो पहले हम इसके इम्पोर्टेंट वर्क को देख लेते हैं। सो फर्स्ट है राइटिंग डिग्री 0, जो 1953 में आया था। सेकंड है माइथोलॉजीज, ओके, ये एसेज कलेक्शन है जो 1957 में आया था। थर्ड है डेथ ऑफ द ऑथर, डेथ ऑफ द ऑथर्स which was published in 1967. and 4 है S upon Judd 1972. फिफ्थ है The Pleasure of the Text 1973. and लास्ट है Image, Music and Text, ठीक है, which was published in 1978. ओके, सो ये वर्क है जो रोलैंड बार्थ के इम्पोर्टेंट वर्क है। वैसे तो काफ़ी सारे वर्क लिखे हैं रोलैंड बार्थ ने, ठीक है, लेकिन जो स्ट्रक्चरलिज्म से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है जो एग्जाम में पूछे गए हैं एज ए टाइटल कभी, ठीक है, हमने उन वर्क को लिया और जिनसे स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड जिन्होंने थ्योरी दी है। ठीक है, सो राइटिंग डिग्री 0 है जो 1953 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, ये उनका पहला वर्क है। उसके बाद माइथोलॉजीज है जो कलेक्शन ऑफ एसे है। ठीक है, इसमें से जो डेथ ऑफ द ऑथर है ये ऐसे ही से लिया गया है, डेथ ऑफ द ऑथर, ठीक है, जो 1967 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद उसका एक वर्क है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एस अपॉन जड, जो 1972 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद है प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट एंड इमेज, म्यूजिक एंड टेक्स्ट, मैजिक एंड टेक्स्ट। ठीक है, इन सब के टाइटल याद करने हैं। तो अब हम 1 बाय 1 पे चलते हैं जिनसे इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हम चलते हैं डेथ ऑफ द एस अपॉन जड। ये जो वर्क है इसका एस अपॉन जड, ठीक है, ऐसे है जो 1972 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, इस वर्क में रोलैंड बार्थ है वो 5 सिमेंटिक कोड है जो एलिमेंट है उनकी बात करती है कि किसी भी प्लॉट होता है वो इन्हीं 5 टाइप के जो सिमेंटिक एलिमेंट्स है इन्हीं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो वो फर्स्ट इसमें है हार्मोनियोटिक कोड। सेकंड है प्रोएटिक कोड, जस्ट प्रोएरेटिक कोड। थर्ड है सिमेंटिक कोड। फोर्थ है सिंबॉलिक कोड एंड फिफ्थ है कल्चरल कोड। ठीक है,
ये जो 5 टाइप के कोड हैं, ठीक है, इनको एज अपॉन जेड ऐसे भी इन्होंने बताया कि कोई जो प्लॉट होता है किसी भी स्टोरी का, किसी भी नरेशन का, उसमें मेनली वो इन 5 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ये कोड होते हैं, उन्हीं से मिलकर बना होता है, ठीक है। सो व्हाट इज हर्मेन्यूटिक कोड? हर्मेन्यूटिक कोड होता है कि किसी भी स्टोरी लगा लो या किसी भी मूवी में जो कंटिन्यूटी को दिखाता है, ठीक है, एंड वी आर easier to know what will be happen next, okay, and for continuity we will be with the movie or the text, like जैसे कि जो डिटेक्टिव स्टोरी होती है, ठीक है, उसमें होता है कि स्टार्टिंग में कोई भी जैसे मर्डर का सीन दिखाते हैं, किसी भी मूवी से ले लो या नोवेल से ले लो, जिसमें स्टार्टिंग में किसी का भी, जैसे मूवी में देख लो कि मर्डर हो गया, ठीक है, स्टार्टिंग में मर्डर दिखाते हैं किसी भी पर्सन का, ठीक है, then we will be eager to know, so we will be continue with the movie to see again what will be happen to the next in the movie, okay, and who did the murder of that person and what is the reason behind the murder. So we are eager to know, and for that we continue with the movie to watch again next that what will be happen. So that shows the continuity in the text, okay. So something that is mysterious, okay, and suspense, there is also suspense, and we are eager to know that what will be happened next, okay. So that shows the continuity in the text, ठीक है। सेकंड है प्रोएरेटिक टेक्स्ट, it also related to the suspense and we can say mysteries, okay, जैसे कि we can see that a person who is putting belt and having a gun, जैसे कि मूवीज में देखते हैं हम, या किसी भी कोई भी स्टोरी जैसे नॉवेल्स पढ़ते हैं, ऐसे में ऐसे जैसे ऐसी स्टोरीज होती है जो कि एक्शन पे बेस्ड होती है, तो यहाँ जो दिखाया गया है, ठीक है, जैसे कोई भी मैन है जो ही इज पुटिंग ए बेल्ट एंड हैव ए गन, then we are eager to know what will be happen next, okay, whether he is going to shoot anybody else and whether he is going to suicide himself by that gun. So okay, so we will continue with the movie or the novel to see that what will be happen next. So it shows the continuity in the action, okay, ये एक्शन को दिखाता है, ठीक है, कि आगे क्या होगा. So it shows the continuity in the action, ठीक है. एक्शन में जो उसके इवेंट्स होते हैं वो कंटिन्यू उस पे बेस्ड होता है, उसको कंटिन्यू दिखाता है कि अब ये एक्शन हुआ, ठीक है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ऐसे. सो सिमेंटिक कोड होता है, सिमेंटिक कोड होता है सेल्फ डिस्क्रिप्टिव, ओके, या सेल्फ एक्सप्लेन्ड, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव और सेल्फ एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन, सेल्फ एक्सप्लेन और सेल्फ डिस्क्रिप्टिव. सेल्फ एक्सप्लेन, तो सिमेंटिक कोड क्या होता है कि इसमें सेल्फ एक्सप्लेन, जैसे कि ए पर्सन हु इज वियरिंग वाइट क्लॉथ्स एंड have a gun like Gandhi's cap, okay, then we think that that person is related to politicians, okay, and we don't need any explanation and we don't need to know that who is that person because of its outer appearance, that he is wearing a white kurta pajamas or wearing a Gandhi's cap, so that defined the personality of that person, that he is belong to some politician parties. And like whenever we go any tourist place and we see that a person who is foreigners, okay, we see foreigners whenever we go any outside, okay, the person who is very fair colors and multicolors, like hair is different, okay, their skin is also different. So we don't need to ask him that who is that person, we already know that he is a foreigner, he belongs to outside of the India. So that is a semantic code.
The semantic code contain that there is no need of explanation or discrimination to know about that person. Their physical appearance, their outer appearance shows self-defined. Okay, so ये होता है semantic code. अब symbolic code आता है. symbolic में ले ले कुछ भी जो symbolize करता है, जैसे कि किसी टेक्स्ट में दो बाइनरी पोजीशन पर, जैसे डे, नाइट एंड डे, ठीक है, नाइट एंड डे. अगर हमें किसी भी टेक्स्ट में ये दो वर्ड एक दूसरे के अपोजिट सेम ही सेंटेंस में पाते हैं, जो कि एंटीथेसिस को बताता है. एंटीथेसिस, ठीक है, एंटीथेसिस होता है, ठीक है, दो टू अपोजिट आइडियाज that is totally different to each other and put together in the same sentence, ठीक है. तो ये एंटीथेसिस होता है. अगर हम इसका सिंबॉलिक मीनिंग देखें डे एंड नाइट का, ठीक है, ये टेक्स्ट की इनर लाइफ से रिलेटेड होता है. सिंबोलिज्म जो होता है, ठीक है, वो टेक्स्ट की इनर लाइफ दिखाता है. तो ठीक, सो अगर हम नाइट को सिंबलाइज करें तो नाइट इज द सिंबल ऑफ डार्कनेस, ठीक है, डार्कनेस का सिंबल है वो. या हम कह सकते हैं नाइट इज द सिंबल ऑफ डेथ. ओके, बहुत सारी मूवी है जो नाइट, जो पोइम्स है, सॉरी, या स्टोरीज है जो नाइट को एज ए डेथ दिखाती है, ठीक है. नाइट इज द सिंबल ऑफ एविल, ठीक है, एविल स्पिरिट. ऑन द अदर हैंड डे इज द सिंबल ऑफ ब्राइटनेस, ब्राइटनेस, लाइट. ओके, एंड अगर ये डेथ का सिंबल है नाइट, तो डे हो जाएगा लाइफ का सिंबल, ठीक है. डे सिंबलाइज द लाइफ. ओके, सो ऐसे सिंबॉलिक जो कोड होते हैं वो एक दूसरे के बाइनरी अपोजिशन में, लेकिन उनका मीनिंग, जो सिंबॉलिक मीनिंग होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है. ये होते हैं सिंबॉलिक कोड. जैसे कि उसमें जो हमने देखा था एस.टी. कोलरिज की जो पोइम है, एस.टी. कोलरिज की पोइम जो क्राइस्ट टेबल है, उसमें जो विमेन लड़की होती है जो कि एक एविल स्पिरिट होती है, ठीक है, क्राइस्ट टेबल, एंड she is wearing a white clothes and at the midnight. Okay, and she gives the seven symbol of that she is not ordinary human being. So that shows all her outer appearance, and she gives the seven signs that also define that she is not ordinary human being. So that she herself defined that herself symbolized that she is not ordinary human being. So ये होता है सिंबॉलिक कोड. सेकंड होता है लास्ट है कल्चरल कोड, विच शेयर बाय द कम्युनिटी एज ए कॉमन. ओके, जो कल्चरल कोड होता है, इट इज रिलेटेड टू आवर सोसाइटी, ठीक है. सोसाइटी में जो रूल रेगुलेशन होते हैं, या कुछ भी जैसे कस्टम्स आते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, वो सभी जो फेस्टिवल कस्टम होते हैं वो इनसे सभी अवेयर होते हैं, ठीक है. सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो सभी अवेयर होते हैं कि इस सोसाइटी का इम्पोर्टेंस, मतलब इस फेस्टिवल का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है. इंडिया में इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हमारी सोसाइटी में होली, दिवाली, इन सब का इम्पोर्टेंस क्या है, इनको सेलिब्रेट क्यों करते हैं, सभी जानते हैं, ठीक है. जैसे हम कोई भी मूवी देखते हैं तो उसमें बीच में जैसे मूवी चल रही होती है, स्टार्टिंग में कोई भी स्टोरी है, बीच में सरस्वती वंदना आ जाती है, तो किस फेस्टिवल पे सरस्वती वंदना है उसको गाया जाता है या करते हैं लोग, तो उसका मतलब हम सभी जानते हैं, ठीक है, जो हमारे कल्चरल कोड से रिलेटेड है. सो ये होता है कल्चरल कोड विच इज शेयर्ड बाय आवर कम्युनिटी एज ए होल, ठीक है, जिसके बारे में सभी अवेयर होते हैं. तो ये थे 5 टाइप ऑफ कोड. एक बार नेट में पूछा गया था कि जो 5 टाइप ऑफ कोड इज कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रोलैंड बार्थ, ठीक है, तो उसमें ये पूछा गया था. और इसी वर्क में इसने 2 कॉन्सेप्ट और दिए हैं, ठीक है, वो उसको डिस्कस करते हैं हम. इसमें पहला है रीडरली, टेक्स्ट और राइटरली टेक्स्ट, ठीक है. सो रीडरली और राइटरली जो टेक्स्ट होते हैं वो भी इसी एससी से एसएफ ऑन जेड में आए हैं, ठीक है. तो रोलैंड बार्थ होती है वो रीडरली और राइटरली टेक्स्ट.
ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोथ आर। सो रीडरली टेक्स्ट क्या होता है? रीडरली टेक्स्ट होता है कि जिसमें जो रीडर होता है वो अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स इंटेंशन टेक्स्ट का मीनिंग निकालता है। ही इज नॉट एक्टिव पर्सन, ही इज नॉट एक्टिव रीडर इन दिस रीडरली टेक्स्ट, ठीक है। He find out the meaning whatever the author has decided, whatever the author has given in the text. So he as it is find out the meaning. Okay, he does not use his own creative critical thinking, his mind, his knowledge, his experiences to find out the meaning according to their own point of view. Okay, so ये जो text होता है that is related to the author's intention, author's इंटेंशन, ठीक है। उसी के मीनिंग अकॉर्डिंग जो रीडर होता है वो उस टेक्स्ट का मीनिंग निकालता है। सो राइटरली टेक्स्ट क्या होता है? यहाँ जो रीडर होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द टेक्स्ट। ओके, यहाँ जो रीडर होता है वो पैसिव होता है, ठीक है, पैसिव। एक्टिवली पार्टिसिपेट कैसे करता है? ठीक है, यहाँ जो रीडर होता है राइडरली टेक्स्ट में, ठीक है, इनका जो नेम है वो ये ना समझो कि आप रीडरली टेक्स्ट है इसलिए यहाँ रीडर एक्टिव है, ठीक है। रीडरली टेक्स्ट में रीडर पैसिव होता है, एक्टिव नहीं होता, ठीक है। यहाँ जो मीनिंग निकालता है वो ऑथर्स की इंटेंशन के अकॉर्डिंग निकालता है। राइटरली टेक्स्ट में यहाँ रीडर एक्टिव होता है and he read the text according their own point of view. Okay, whatever he has knowledge or experiences about the knowledge, about the words and the language. Okay, according him he find out the meaning of the text. He actively participate in the text and he himself became the creator of the text. Okay, the text seems that the text has been written by the reader, not the writer. Okay, सो यहाँ जो रीडर होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, मतलब जो मीनिंग निकालता है वो अपने अकॉर्डिंग निकालता है, ठीक है, इसका मेन मतलब यही होता है। तो ये था रोलन बार्थ का एक वर्क है, उसका एक ऐसी है लास्ट वन, द डेथ ऑफ द ऑथर, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डेथ ऑफ द ऑथर, डेथ ऑफ द ऑथर इसका जो ऐसे था जो 1967 में आया था, ठीक है। ये जो ऐसे है वो पोस्ट टेक्चुअलिज्म से रिलेटेड है, पोस्ट टेक्चुअलिज्म, ठीक है, इससे रिलेटेड है। जो रोलैंड बार्थ थी वो स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट टेक्चुअलिज्म दोनों से ही रिलेटेड थी, इन्होंने दोनों में ही थ्योरी दी है। सो डेथ ऑफ द ऑथर इसमें इसने बोला है कि जो टेक्स्ट होता है, ठीक है, दैट इज ओपन। Okay, there is no closeness in the text, means the text is open to interpret, anybody can interpret in according their own view. So here the intention of the author doesn't matter, okay, so that what is the meaning of the text according to the author. So Roland Barthes says that the author has died already, okay, so there is no role of the author in the text. So in the text the language speak, not the author who speak in the text. He says that it is the language who speak, it is the language who function in the text, not the author. So he gives the importance to the language in the text, okay. He says that the author has already died, so we don't think about the authors, that what is the meaning of the text according to the author, okay. So we should find out the meaning according to our own point of view. The text is open, or there can be various interpretation, various meaning of the same text, okay. It's depend on the reader or his knowledge or his experiences, how he find out the meaning according their own point of view, okay. So that is death of the author essay. तो इसी essay में वो रोलैंड बार्थ वो कहती है कि इसमें ऑथर का रोल नहीं होता, ऑथर तो ऑलरेडी मर चुका है, ठीक है। तो यहाँ जो टेक्स्ट होती है उसमें लैंग्वेज का रोल होता है, ठीक है, हमें लैंग्वेज को समझने की जरूरत है। सो लैंग्वेज फंक्शन करती है इस टेक्स्ट में, तो ये होता है डेथ ऑफ द ऑथर। सो ये था रोलैंड बार्थ का, जिसके जितने भी वर्क है उसके टाइटल याद करने हैं, और इसके जो कॉन्सेप्ट है दैट इज death of the author is also asked in the exam. I don't know the year in which year that question has been asked, but you can
take or check in the previous questions in the NAT और also सेट के देख सकते हो आप, गेट में भी बहुत आता है लिटरेरी थ्योरी, ठीक है। सो इन सभी में ये क्वेश्चन सेम पैटर्न तो सभी में आते हैं, ठीक है। सो मैंने जो सीरीज क्रियाई है लिटरेरी थ्योरी की, मैंने जो सीरीज चालू की है उसमें एक भी मैंने कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है कि जो आपको अलग से किसी अदर बुक से या किसी अलग जगह से पढ़ने की जरूरत पड़े, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग से लिटरेरी थ्योरीज की क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, और मैंने बाइलिंगुअल एक्सप्लेन किया है, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई क्यूरीज हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट।